हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर अभी कंप्लीट कर दिया है विथ नोट्स और अच्छे से अपन ने पूरा सिस्टम पढ़ा है। तो आज अपन उसको लास्ट फिनिशिंग देने वाले हैं जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे। जब तक कोई भी चैप्टर पढ़ो अगर उसके क्वेश्चन ना बने तब तक चैप्टर पढ़ने का कोई मज़ा नहीं आता। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस का सेट है और सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं और उनको अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ मैं नोट्स को भी आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगा सारे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से। एक व्यक्ति जो लंबे समय तक उपवास रखता है तो उसके यूरिन में किसकी असामान्य मात्रा होती है। तो यूरिन के अंदर किसकी मात्रा ज़्यादा होती है। देखो, लंबे समय तक उपवास करने का मतलब बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं जा रहा, तो बॉडी क्या करेगी, जो फैट होती है, स्टोरेज फैट होती है, उसको बर्न करना स्टार्ट कर देगी, यानी उसको तोड़ना स्टार्ट कर देती है। उसी से कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन? कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो लोग अनशन पे बैठते हैं, जो लोग भूख हड़ताल पे बैठते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं उनको चेक करने के लिए उनका ब्लड या फिर यूरिन के अंदर यही चेक करते हैं कि उनके अंदर कीटोन्स बने कि नहीं बने। अगर कीटोन्स नहीं बने इसका मतलब वो दिन में तो भूखे हैं लेकिन रात को कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो खैर छोड़िए, अपन को तो क्या लेना उससे। तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि भैया अगर लंबे समय तक कोई उपवास रखता है तो इसके यूरिन या फिर ब्लड के अंदर कीटोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि पेनक्रियाज यानी अग्नाशय को हटा दिया जाए तो किस पदार्थ का पाचन नहीं होगा। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर अपन पेनक्रियाज को हटा देते हैं यानी कि पेनक्रियाटिक जूस अब रिलीज नहीं हो रहा, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर कौन से पदार्थ का पाचन नहीं होता। तो वन बाय वन सारे ऑप्शन की बात करते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा 30% पाचन तो माउथ के अंदर ही हो जाता है, ठीक है। और फैट की बात करते हैं तो बिल्कुल फैट का जो डाइजेशन होता है वो पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू ही होता है। क्लियर हो गया। प्रोटीन की बात करते हैं तो इसका डाइजेशन अपने स्टमक के अंदर हो जाता है। तो आपको याद रखना है फैट यानी वसा का पाचन नहीं हो पाता है। कार्बोहाइड्रेट का 30% पाचन माउथ के अंदर हो जाता है। प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन, याद रखना, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है तो आमाशय यानी कि अपने स्टमक के अंदर होता है। इस चीज़ को आप याद रखना, भूलना नहीं है। कौन करता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पेप्सिन इसका डाइजेशन करता है अडल्ट के अंदर और बच्चों के अंदर रेनिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। तो अपन को ये याद रखना है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है HCl का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है। HCl का सिक्रेशन किसके द्वारा होता है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। HCl जो होता है जिसका सिक्रेशन अपने स्टोमक यानी कि आमाशय के अंदर होता है और कौन सी कोशिका करती है। देखो, 3 टाइप की सेल होती है अपने स्टोमक के अंदर। मैं सभी के बारे में आपको बता देता हूँ। पहला जाइमोजन सेल और पेप्टिक सेल, ये दोनों एक ही नाम है, ध्यान से। जाइमोजन सेल और पेप्टिक सेल, दोनों का क्या काम होता है। दोनों का काम यही है कि ये जो इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव एंजाइम जैसे कि प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, इनका ये सिक्रेशन करता है, ठीक है। प्रोरेनिन या फिर पेप्सिनोजन का ये सिक्रेशन करता है। देन बात करते हैं ऑक्जेंटिक सेल की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ऑक्जेंटिक सेल HCl का सिक्रेशन करती है। क्लियर है। ऑक्जेंटिक सेल HCl का सिक्रेशन करती है, तो अपन को ये याद रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ओके, एक टाइप की सेल और होती है, इसको अपन गॉबलेट सेल बोलते हैं, जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। यही म्यूकस जो होता है वो HCl से अपने स्टोमक की वॉल को या स्टोमक की दीवार को प्रोटेक्ट करता है हाईली एसिडिक मीडियम से। तो आप ये भी याद रख सकते हो। तो 3 क्वेश्चन अच्छे से कवर हो गए ना। सारे ऑप्शन को ध्यान से देखो, उनको समझो और अपने नोट्स को माइंड में लेके आओ, उसको फिर से रिवाइज करो ताकि आपका टॉपिक एकदम से अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग। 4th क्वेश्चन है, आमाशय यानी स्टोमक के अंदर मंथन के पश्चात भोजन का स्वरूप क्या कहलाता है। स्टोमक के अंदर जैसे भोजन आता है यानी बॉलस के फॉर्म में स्टोमक के अंदर भोजन आएगा, जैसे भोजन आता है तो उसके अंदर HCl मिक्स हो जाता है। जैसे HCl मिक्स हो जाता है तो उस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, उस फॉर्म को अपन लोग बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं अपन उसको? काइम, CHYME, काइम अपन उसको बोलते हैं। तो वन बाय वन ये भी बात कर लेते हैं। बॉलस का फॉर्मेशन क्या होता है? माउथ के अंदर। जैसे ही भोजन के अंदर सलाइवा मिक्स हो जाती है तो किसका फॉर्मेशन होता है? उसको अपन बोलते हैं बॉलस। काइल की बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही भोजन जाता है तो उसका मीडियम कैसा हो जाता है? एल्कलाइन मीडियम हो जाता है, बेसिक मीडियम हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? काइल बोलते हैं। तो तीनों टर्म्स आपका क्लियर हो गया। बॉलस माउथ के अंदर, काइल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और काइम
स्टमक यानी आमाशय के अंदर। तीनों जो ऑप्शन है उनसे क्वेश्चन बन सकता है, तो एक ही क्वेश्चन के अंदर आप तीनों क्वेश्चन कवर कर लिए हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 बार वृद्धि करने वाले दांतों की संख्या, यानी कितने ऐसे दांत हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं। तो याद रखना, जैसे ही बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, चाइल्ड एज के अंदर, उसके अंदर 20 यानी मिल्की टीथ आते हैं, 20 दूध के दांत आते हैं, ठीक है, वो गिर जाते हैं, फिर से दांत आते हैं। तो 20 दांत ऐसे हैं जो लाइफ में 2 बार आते हैं। तो मैंने आपको ये बताया भी था, नोट्स के अंदर भी मेंशन किया था, साथ ही साथ मैंने डेंटल फॉर्मूला के थ्रू भी आपको बताया था कि बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है और अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं बच्चों का डेंटल फॉर्मूला की बात करता हूँ तो उसका होता है 2102 डिवाइडेड बाई 2102। क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 20 होता है। तो अपन को ये याद रखना है 2102 बट्टा 2102। तो क्वेश्चन आता है कि बच्चों में कौन से प्रकार का दांत नहीं होता है, कौन से प्रकार के टीथ नहीं होते। तो देखो ये जो 0 दिख रहा है आपको, 0 मतलब कि ये दांत अब्सेंट है, ये टीथ अब्सेंट है। इसका मतलब देखो ये वाले तो हो गए इंसिजर, ये वाला कैनाइन, ये वाला प्री मॉलर और ये वाला मॉलर, यानी कि बच्चों के अंदर प्री मॉलर टीथ नहीं होते हैं। वैसे ही अपन बात करते हैं अडल्ट के, तो अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है 2123 डिवाइडेड बाई 2123 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 32 होता है। तो क्लियर हो गया। 2 बार कितने दांत आते हैं, 20 दांत आते हैं। अगर मैं ये पूछूं कि लाइफ में एक बार कितने दांत आते हैं, तो याद रखना 12, क्योंकि 32 में से बचे हुए जो 12 दांत है वो लाइफ में एक बार ही आने वाले। बिल्कुल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रिप्सिन का स्त्रावण किससे होता है, यानी ट्रिप्सिन का सिक्रेशन कहाँ होता है, कौन करता है। तो याद रखना ट्रिप्सिन जो सीक्रेट होता है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में। ये जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो पेनक्रियाटिक जूस से सीक्रेट होता है। किस में आता है ये, पेनक्रियाटिक जूस में होता है। याद रखना चीज को, पेनक्रियाटिक जूस में होता है। और ये पेनक्रियाटिक जूस कौन सीक्रेट करता है भैया, पेनक्रियाज सीक्रेट करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जो दे रखे हैं उनका कोई मतलब नहीं है। पिट्यूटरी ये ग्लैंड होता है जिसको अपन मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ये गले के अंदर होती है। जो थाइमस होता है वो हार्ट के ऊपर एरोटा के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन का याद रखना भैया, ये ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में आता है जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। इसको फिर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम के थ्रू, ठीक है। याद रखना ये सारी चीज़ें, एंटेरोकाइनेज एंजाइम की मदद से ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर ये जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के ऊपर वर्क करता है, उसको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। तो ये सारे जो इक्वेशन फॉर्म के अंदर मैंने नोट्स में मेंशन किया है, जहाँ से आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हो। हर एक छोटे से छोटा पॉइंट और हर एक अच्छे से अच्छा पॉइंट मैंने मेंशन किया हुआ है नोट्स के अंदर। अगर आपने वो नोट्स नहीं देखे तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से उनको अच्छे से देख सकते हो और अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि खुद के बनाए हुए नोट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, अपन को याद होता है और अपन का पढ़ने का भी उनको मन करता है। सो क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो ट्रिप्सिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, पेनक्रियाटिक जूस से, जो कि एज ए पेनक्रियाज से होता है। किसके थ्रू ये ड्यूडेनम के अंदर इंटर होता है, तो एक स्पिंचर होता है जिसका नाम है स्पिंचर ऑफ ऑडाई, जिसके थ्रू पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसको अपन पूर्ण पाचक रस यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर का संकुचन किसके द्वारा होता है। तो वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गॉल ब्लैडर का जो कंट्रक्शन होता है, जो संकुचन होता है जिससे बाइल जूस रिलीज होता है, वो किसके थ्रू होता है, कौन करता है। तो ये एक हार्मोन होता है। याद रखना, बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ, एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन होता है जो पित्ताशय का संकुचन करता है, गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट करता है, उनको संकुचित करता है हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है, याद रखना कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन। बिल्कुल हार्मोन है भैया, ये याद रखना इस चीज़ को। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन की मदद से पित्ताशय से पीत रस बाहर निकलता है। और क्या काम करता है कोलेसिस्टोकाइनिन, जैसे कि मैंने नोट्स में भी आप लोगों को बताया है। कोलेसिस्टोकाइनिन का वर्क होता है कि ये जो स्पिंचर ऑफ जो ओडाई होता है, ठीक है, ओडाई की अवरोधनी हिंदी में बोलते हैं, स्पिंचर ऑफ ओडाई इसको रिलैक्स करता है, उसको ओपन करता है, जिससे बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम के अंदर रिलीज हो जाता है। तो याद रखना कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा ही पित्ताशय का संकुचन होता है, जिससे पीत रस यानी कि बाइल जूस रिलीज होता है। क्लियर हो गया ये सब चीज़ें, तो ये अपन को याद रखना है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, लीवर में ग्लूकोज का संचार किस रूप में होता है। अगर मैं लीवर की बात करता हूँ, ग्लूकोज का स्टोरेज की बात करता हूँ, तो कौन से फॉर्म में होता है। तो ग्लूकोज का स्टोरेज लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन लोग? इसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोजेनेसिस। इसका मतलब ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लूकोजेनेसिस। ऐसे 4 मैंने टर्म्स आपको सिखाया था, बताया था लास्ट वीडियोस के अंदर, जब मैं कंप्लीट ब्रीफली डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर को पढ़ा रहा था। जैसे कि ये सारे काम कहाँ होता है? लीवर के अंदर होता है। देखो भैया, और भी बहुत सारे काम होते हैं लीवर को। चलो मैं आपको लीवर के बारे में डीपली थोड़ा बता देता हूँ, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लीवर जो होता है वो अपनी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, पहला। दूसरा, इसको अपन रासायनिक कारखाना बोलते हैं। तीसरा, इसको व्यस्ततम बंदरगाह बोलते हैं। देन अपन बात करें इसका वेट का, तो इसका वजन होता है 1.5 kg वेट होता है इसका। दूसरी बात करता हूँ तो इसके अंदर कफर सेल होती है, जो क्या काम करती है? फेगोसाइटोसिस का काम करती है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है, जैसे अपन ने अभी सीखा है, जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ये सारे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। और साथ ही साथ ये यूरिया का निर्माण करता है। अमोनिया से यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है भैया? ये भी लीवर के अंदर होता है। और कुछ विटामिन का स्टोरेज करता है, जैसे फैट सोल्युबल विटामिन होता है, विटामिन ए, डी, ई, के, इनका भी स्टोरेज करता है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ये आरबीसी का निर्माण भी करता है। तो ये सारी डिटेल्स से अपन ने नोट्स के अंदर अच्छे से कवर किया था। आई होप आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ गया होगा लीवर के सारे फंक्शन, और लीवर का डायग्राम से भी मैंने आपको ये सब चीज़ें समझा दी थी। क्लियर हो गया? तो याद रखना, लीवर के अंदर ग्लूकोज को जो स्टोरेज होता है वो कौन सी फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। देन अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके, एक पाचक रस है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन वो पाचन में सहायक है, पाचन के अंदर वो हेल्पफुल है। तो ऐसा कौन सा पाचक रस है जो जिसके अंदर पाचक एंजाइम नहीं होते लेकिन वो पाचन के अंदर हेल्पफुल होता है? तो याद रखना, बाइल जूस। ठीक है, क्या होता है वो? पीत रस, बाइल जूस जिसको अपन लोग बोलते हैं। बाइल जूस जो होता है वो लीवर से रिलीज होता है, और कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है। वहाँ से रिलीज होकर ये हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम के अंदर ये इंटर होता है, जिसके अंदर पेनक्रियाटिक जूस भी मिला हुआ रहता है। तो बाइल जूस के अंदर कोई भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है। तो क्वेश्चन आता है कि भैया फिर इसके अंदर होता क्या है? तो होना क्या है, ध्यान से समझना क्या क्या चीज़ होती है इसके अंदर। इसके अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं, जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन वगैरह। ठीक है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं, और ये सारे चीज़ इसके अंदर होता है। और उसका काम क्या होता है? ये इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस करता है। इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनको ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो बाइल जूस के अंदर किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज़ के अंदर, नो एंजाइम। सक्कस एंटेरिकस, नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सक्कस एंटेरिकस जो होता है, जिसको अपन लोग आंतरीय रस बोलते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस अपन इसको बोलते हैं। तो ये भी याद रखना, सक्कस एंटेरिकस उसी का अदर नेम होता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो अपने अमास यानी स्टोमक के अंदर रिलीज होता है। और काइल जो होता है ये फॉर्म होती है फूड यानी भोजन की, जो कहाँ पर होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है काइल। माउथ में बोलस, स्टोमक में काइम, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काइल। ठीक है, देन अगर अपन बात ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आहार नाल से किसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं? अब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। जब मैं लास्ट वीडियो में आपको बता रहा था, जब अपन डिस्कस कर रहे थे ब्रीफली चैप्टर की, तो अब्जॉर्प्शन चल रहा था। ठीक है, अवशोषण चल रहा था। तो मैंने अब्जॉर्प्शन बताया था 2 प्रकार से होता है, एक तो पैसिव अब्जॉर्प्शन, एक होता है एक्टिव अब्जॉर्प्शन। पैसिव अब्जॉर्प्शन जो होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की एटीपी यानी एनर्जी की रिक्वायर नहीं होती, लेकिन जो एक्टिव अब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जो भी पदार्थ होते हैं जिनका अब्जॉर्प्शन होना होता है उनकी फॉर्म क्या है। अगर कोई होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, कोई ऐसे होते हैं जो वाटर इनसोल्यूबल होता है, जैसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल वाले तो ब्लड वेसल्स के थ्रू अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और वाटर इनसोल्यूबल वाले यानी फैट सोल्यूबल वाले लिम्फ वेसल्स, या फिर जिसको अपन एक टर्म यूज करते हैं लैक्टियल डक्ट, उनके थ्रू भी ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो याद रखना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर आहार नाल के अंदर कैसे अब्जॉर्ब किए जाते हैं? ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू अब्जॉर्ब किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर और मैं बात कर लेता हूँ
विली जो होती है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज आप जानेंगे, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही गैसेस के एक्सचेंज हो गया, या फिर अदर जो सब्सटेंस होते हैं लाइक ग्लूकोज वगैरह हो गया, आइंस वगैरह हो गया, इनका एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर। हेपेटिक पोर्टल वेन जो होती है ये अपने लीवर से कोरिलेट होता है, ठीक है, तो आप ये भी याद रख सकते हो। तो याद रखना डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। लिम्फ वेसल्स, इसको अपन लैक्टियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट के अंदर क्या होना चाहिए। देखो बैलेंस डाइट मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उनके बारे में पूरी डिटेल से में अपन ने बात की है। मुझे लगता है कि आपने ये सब सीख लिया होगा अच्छे से और आपको ये याद भी होगा। तो बैलेंस डाइट की बात करते हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया था 60 से 62% होता है, वसा जो होती है वो 15 से 20% होती है, और प्रोटीन जो होती है वो 20 से 22% होती है। अगर मैं इसका डिवाइडेशन के अंदर बात करूँ तो आप देख लो, कार्बोहाइड्रेट 3/5 कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ओके। तो इसके अंदर 3/5 कार्बोहाइड्रेट 2 में आ गया। देन बात करते हैं फैट यानी वसा की, तो 1/5 होता है, और प्रोटीन भी क्या होता है 1/5 होता है। मैंने कहा था कि इस फॉर्म को आप डायरेक्टली याद रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है बैलेंस डाइट के अंदर। क्लियर हो गया। तो अपन को ये याद रखना है बैलेंस डाइट के अंदर और भी कुछ होता है, जैसे सॉल्ट हो गया, लवण होते हैं, जल होता है, वाइटामिन होता है जो अल्प मात्रा के अंदर अपनी बॉडी को आवश्यक होता है। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुफर सेल कहाँ प्रेजेंट होती है। अभी मैंने बात किया था लीवर के अंदर कुफर सेल प्रेजेंट होती है, इसका काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस का काम करती है, भक्षण करने का ये कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किसके द्वारा पाचक एंजाइम का उत्पादन नहीं होता। पाचक एंजाइम का उत्पादन की बात करते हैं, माउथ की बात करते हैं, ओके। माउथ के अंदर पाचक एंजाइम का उत्पादन होता है, बिल्कुल होता है। टाइलिन वगैरह का उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा, सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करते हैं उनके अंदर टाइलिन वगैरह होता है, बिल्कुल होता है। लीवर के अंदर बिल्कुल नहीं होता। कैसे? क्योंकि लीवर जो होता है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है जो कि गॉल ब्लैडर में जाता है, और यही बाइल जूस है जिसके अंदर किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है। इसके अंदर जो भी सब्सटेंस होते हैं लाइक बाइल पिगमेंट्स हो गया, बाइल सॉल्ट हो गए, ठीक है, या मैं बताऊं इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, ये सारी चीज़ होती है वो पाचन में हेल्प करती है बस, लेकिन पाचन नहीं करती क्योंकि इसके अंदर पाचक एंजाइम नहीं होते। पेनक्रियाज की बात करता हूं तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं, तभी तो अपन पेनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस भी अपन इसको बोलते हैं। गैस्ट्रिक म्यूकोसा की बात करते हैं, आमाशय के अंदर बिल्कुल एसियल वगैरह होते हैं और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो कि पाचन में हेल्पफुल करते हैं। तो याद रखना लीवर के अंदर किसी भी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है। क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है तथा एंटीऑक्सीडेंट है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। तो अपन थोड़ा विटामिन की बात कर लेते हैं। विटामिन 2 टाइप से अपन पढ़ते हैं सोल्युबिलिटी के आधार पर, एक तो होता है फैट सोल्युबल विटामिन और एक होता है वाटर सोल्युबल विटामिन। ये जो फैट सोल्युबल विटामिन होता है जो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। कौन कौन से? विटामिन ए, डी, ई और के। अगर मैं इनका केमिकल नेम बताऊं तो विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, डी का होता है कैल्सीफेरोल, ई का होता है टोकोफेरोल और के का होता है फाइलोक्विनोन। तो याद रखना इन चीज़ का, आपको इनका केमिकल नेम अच्छे से याद होना भी चाहिए। क्लियर है। अगर मैं बात करता हूँ जल में घुलनशील विटामिन, तो जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। बी के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं लाइक B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, तो बहुत सारे इसके अंदर विटामिन आते हैं। सी की बात करता हूँ तो सी के अंदर, सी का जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। यही एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है और साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी होता है जो कि खट्टे फलों से अपन को मिलता है, जैसे नींबू, अमरूद, आंवला, आम, टमाटर वगैरह, इनके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका? डी वाला ऑप्शन राइट होगा, विटामिन सी। मैंने सारे विटामिन के बारे में आपको थोड़ी हिंट दे दिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय में प्रोटीन के पाचन में काम आता है? कौन करता है प्रोटीन का पाचन? कौन करता है? ध्यान से देखना, प्रोटीन का पाचन ऑप्शन दे रखा है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, क्रेप्सिन, नन। देखो ट्रिप्सिन की बात करता हूँ, ये ट्रिप्सिन एंजाइम अग्नाशय रस के अंदर होता है कि ट्रिप्सिनोजन से ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम। पेप्सिन की बात करता हूँ तो बिल्कुल ये आमाशय के अंदर होता है, यही एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। पहले तो ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है, अक्रिय अवस्था के अंदर होता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे अक्रिय अवस्था में होता है यानी इसका नाम होता है पेप्सिनोजन। एक और होता है
प्रोरेनिन ये बच्चों में होता है। तो जो पेप्सिनोजन होता है उसको HCl पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। ये तभी सक्रिय होता है जब माध्यम जो होता है वो हाईली एसिडिक होता है, अदरवाइज ये सक्रिय नहीं होता है। तो HCl क्या करता है, इसके मीडियम को हाईली एसिडिक कर देता है। तो ये क्या होता है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये प्रोटीन्स पे वर्क करता है और पेप्टोन्स प्रोटियोज के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। तो क्वेश्चन आता है कि भैया आहार नाल का कौन से भाग के अंदर सर्वाधिक पाचन प्रोटीन का होता है। तो प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, आमाशय यानी स्टोमक के अंदर हो जाता है। क्लियर हो गया बात। याद रखना प्रोटीन का मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है। ग्लैंड यानी ब्रूनर ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मैंने नोट्स में भी मेंशन करवाया था और मैंने जोर दे के आपको बताया था कि भैया इस ग्लैंड को याद रखना अच्छे से। तो ये जो ब्रूनर ग्लैंड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये ब्रूनर ग्लैंड अपने इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पोर्शन के अंदर, कहाँ पर, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाला पोर्शन। और ये कौन सा पोर्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ड्यूडेनम वाले पोर्शन जो कि सी शेप या यू शेप के आकार की होती है, इसके सब म्यूकोजा के अंदर ब्रूनर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। याद रखना इस चीज़ को। सब म्यूकोजा क्या होती है, आहार नाल की एक लेयर होती है, परत होती है। ठीक है, मैं आहार नाल की परत अगर आपको डिटेल में बताऊं तो सबसे बाहर सीरोसा होती है, उसके बाद मस्कुलरिस होता है, उसके अंदर सब म्यूकोसा होती है और सबसे अंदर म्यूकोजा होती है। तो याद रखना ब्रूनर जो ग्रंथि होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम के सब म्यूकोजा वाले पार्ट के अंदर उपस्थित होती है। और ये लाइन NCERT के अंदर भी मेंशन किया हुआ है। बाकी सारे ऑप्शन इसके अंदर रॉन्ग है। तो क्लियर हो गया, ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। देन बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है। प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कौन सा खनिज अपन को चाहिए, कौन सा मिनरल्स अपन को चाहिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वो तो आपको पता होगा। सल्फर यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण के लिए किसकी रिक्वायर्ड होती है, सल्फर की रिक्वायर्ड होती है। तो आप ये डायरेक्टली भी याद रख सकते हो या फिर आपको याद भी होगा। पूर्ण ऑक्सीकरण से अधिकतम कैलोरी प्राप्त होती है, यानी कि किसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से अपन को मैक्सिमम एनर्जी मिलने वाली है। क्लियर है। तो मैं सभी बता देता हूं। देखो ये जो वैल्यू होती है मोस्ट ऑफ 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है कैलोरीफिक वैल्यू और एक होता है फिजियोलॉजिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हैं तो इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का रेशियो दे रखा है अलग अलग। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू है तो इसके अंदर भी अलग अलग अपन को ये दे रखा है। तो अपन किसी के थ्रू भी बताए, चाहे वो कैलोरीफिक वैल्यू हो चाहे वो फिजियोलॉजिक वैल्यू हो, सबसे ज़्यादा एनर्जी अपन को फैट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन से मिलती है। अगर मैं कैलोरीफिक वैल्यू की बात करता हूँ तो उसमें अपन को दे रखा होता है 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। अगर मैं फिजियोलॉजिक वैल्यू की बात करूँ तो इसके अंदर केवल और केवल 9 दे रखा है, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। क्लियर हो गया। तो आपको ये याद रख लेना है। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूँ तो 4 आता है, प्रोटीन की बात करूँ तो 4 आता है और फैट की बात करूँ तो ये 9 आता है। तो आप ये भी पूरा याद रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किससे अपन को एनर्जी मिलती है भैया, फैट से अपन को एनर्जी मिलती है। देन बात करते हैं लाइसोजाइम कहाँ पाए जाते हैं। लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। जब मैं पढ़ा रहा था आपको माउथ यानी कि उसके अंदर सलेवा पढ़ा रहा था, तो सलेवा के अंदर उसका जो संगठन था उसके अंदर क्या क्या होता है, जब मैं ये बता रहा था तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें अपन ने सीखा था। क्लियर है, कुछ याद आ रहा है ऐसा। अपन ने बात की थी उसके अंदर टैलिन एंजाइम होता है, उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है। तो लाइसोजाइम का मैंने काम बताया था आपको। लाइसोजाइम जो होता है वो जीवाणु का भक्षण करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, यानी कि जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होता है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है उसको ये किल करता है, मारता है। तो लाइसोजाइम कहाँ कहाँ होता है, लाइसोजाइम अपने लार में भी होते हैं और लाइसोजाइम अपने आंसुओं के अंदर भी होता है, टीयर्स के अंदर भी होता है। याद रखना इस चीज़ को। तो लार में भी होता है और आंसू के अंदर भी होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। ठीक है, स्लेवा के अंदर तो होता ही होता है, साथ ही साथ ये आंसुओं के अंदर भी होता है लाइसोजाइम। देन क्वेश्चन की बात करते हैं अपन लोग। हाथी के जो टस्क होते हैं, गज दंत होते हैं, वो किसका मॉडिफिकेशन होता है, किसका रूपांतरण होता है। तो 4 ऑप्शन अपने पास है, ऊपरी कृतनक, ऊपरी रत्नक, निचला रत्नक और निचला कृतनक। अच्छा, कृतनक को इंग्लिश में बोलते हैं इंसीजर, रत्नक तो को बोलते हैं कैनाइन। तो याद रखना ये। ठीक है, तो अपर वाले इंसीजर होंगे कि लोअर वाले इंसीजर होते हैं, ध्यान से। ये मैंने मेंशन किया था नोट्स के अंदर भी। और साथ ही साथ इसके अलावा मैंने सांपों के अंदर जो विष दंत होते हैं
उनके बारे में भी बताया था। सांपों की जो विष ग्रंथि होती है, ठीक है, वो किसका मॉडिफाई होता है वो भी मैंने बताया था नोट्स के अंदर। तो आप सारी चीज़ें एक बार नोट्स देखोगे तो कंप्लीट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका अपन आंसर की बात करते हैं कि हाथी के अंदर जो टस्क होते हैं, जो गज दंत होते हैं, वो किसका मॉडिफाई होते हैं, वो ऊपर वाले, जैसे आपने देखा भी होगा दांत से 2 दांत निकले होते हैं, दिखाने वाले बड़े बड़े दांत होते हैं, आपने देखा वो ऊपर से ऐसे घूमते हुए निकलते हैं। तो ऊपर वाले जो इंसीजर होते हैं, ऊपर वाले जो इंसीजर होते हैं वही दांत बाहर निकले हुए रहते हैं। क्लियर है? तो ऊपरी कृतनक अपन इसको बोलते हैं। तो अपर वाले जो इंसीजर होते हैं वही दांत हाथी के गजदंत होते हैं। क्लियर हो गए? नेक्स्ट से किस विटामिन के अंदर कोबाल्ट धातु होता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट धातु पाया जाता है? देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा और मैंने इसको बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं इस चीज को, ठीक है। तो कोबाल्ट धातु किसमें होता है? विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम की बात करता हूं तो जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल एमिन, और इसके अंदर कोबाल्ट मेटल होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। इस डिजीज के अंदर आरबीसी के मैच्योर होने के बावजूद उसके अंदर न्यूक्लियस आ जाता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी इसके अंदर होती है, और हीमोग्लोबिन जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है, नहीं न के बराबर इसके अंदर होता है। अगर मैं और विटामिन के रासायनिक नाम का बात करता हूँ, केमिकल नेम की बात करता हूँ, तो विटामिन B1 का होता है थाइमिन, विटामिन B5 का होता है पेंटोप्थेनिक, और विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन। तो आप ये भी याद रख सकते हो। क्लियर हो गया? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी वाला राइट ऑप्शन है। कोबाल्ट मेटल विटामिन B12 यानी साइनोकोबाल एमिन के अंदर होता है, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइलिन किस माध्यम को प्राथमिकता देता है? अब पहले तो बात करते हैं भैया टाइलिन एंजाइम कहाँ पर रिलीज होता है। चलो माउथ के अंदर रिलीज होता है, ठीक है। कौन करता है? सेलेवरी ग्लैंड करती है। क्या काम है इसका? टाइलिन एंजाइम 30% बॉइल्ड स्टार्च का डाइजेशन करता है, जो कि माल्टोज तथा डेक्सिन में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं इसके मीडियम, इसके माध्यम की। तो जो लार का माध्यम होता है, पीएच होता है, वो होता है 6.8। कितना पीएच होता है? 6.8 अकॉर्डिंग टू 11th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16। तो आपको ये याद रखना, एनसीईआरटी के जो भी डाटा है उसको कंप्लीटली याद रखना है। तो 6.8 पीएच होने का मतलब क्या होता है? देखो 7 पीएच का मतलब तो न्यूट्रल हो गया, उदासीन हो गया। जैसे पीएच देखो 6.8 यानी हल्का सा कम है। हल्का सा कम होने का मतलब ये स्लाइटली एसिडिक है, बोलो है कि नहीं? यानी कि स्लाइटली एसिडिक मतलब कि हल्का सा अम्लीय है ये। और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू कम होती जाती है वैसे वैसे अम्लीयता बढ़ती जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। तो याद रखना हल्का सा कम है पीएच वैल्यू 7 से, इसका मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है। और इसी मीडियम के अंदर टाइलिन एंजाइम सक्रिय होता है। तो अभी तो याद रखना इस चीज़ को, एंजाइम जो होते हैं वो पीएच स्पेसिफिक होते हैं कि स्पेसिफिक पीएच के अंदर एंजाइम वर्क करते हैं, अदरवाइज एंजाइम वर्क नहीं करते हैं। देन बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो आहार नाल की भित्ति की जो 4 परत होती है उनका क्रम पूछा है बाहर से अंदर की तरफ। अब उनका क्रम अपन को बताना है। सबसे बाहर कौन सी परत होती है? तो भैया सबसे बाहर होती है सीरोसा परत। सबसे बाहर कौन सी होती है? सीरोसा। उसके बाद होती है मस्कुलेरिस। उसके बाद कौन होती है? मस्कुलेरिस। तो ऐसा तो कोई ऑप्शन में आया नहीं, सीरोसा मस्कुलेरिस, ठीक है। उसके बाद होती है सब म्यूकोसा। तो इसके अंदर ऑप्शन ये वाला सही लग रहा है, सीरोसा मस्कुलेरिस सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर कौन होती है? म्यूकोसा वाली लेयर होती है। तो आपको ये याद रखना है, डी ऑप्शन। जब मैं पढ़ा रहा था तो आहार नाल की औतिकी यानी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मैंने कंप्लीट पढ़ाया था इसको विद डायग्राम से। इसका मैंने ट्रांसफर सेक्शन कट किया था और उससे आपको समझाया था कि सबसे बाद सीरोस है, उसके बाद मस्कुलेरिस है। मस्कुलेरिस के अंदर भी 2 लेयर होती है, बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल होती है और इनर जो होती है वो सर्कुलर होती है। देन आता है सब म्यूकोसा, देन आता है म्यूकोसा, और अंदर जो स्पेस होता है उसको अपन ल्यूमेन बोलते हैं। ये सारी बातें आप लोगों ने कर ली थी, क्लियर है। तो आप डायरेक्ट जाके आप नोट्स के अंदर उसको देख सकते हो। देन क्वेश्चन की बात करते हैं, लगभग 30% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है? कितनी बार तो मैंने आपको बता दिया, अब तो आपके दिमाग में आंसर भी आ गया होगा। 30% स्टार्च जो कि बॉइल्ड स्टार्च होता है, जिसका पाचन अपने माउथ के अंदर होता है, कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है ऑब्वियसली, जिसको अपन सेलेवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। जो पीएच होती है 6.8 होती है, किसमें कन्वर्ट करते हैं? माल्टोज और डेक्स्टिन के अंदर इसको ये कन्वर्ट करता है। क्लियर हो गया। बाकी जो 70% स्टार्च होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसका पाचन होता है। तो याद रखना स्टार्च का पाचन माउथ के अंदर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। आमाशय में यानी स्टोमक के अंदर इसका किसी भी प्रकार का पाचन
नहीं होता है। देन क्वेश्चन की बात करते हैं, वसा के पाचन में प्रथम चरण है। अब ध्यान से देखना, फैट का डाइजेशन जब होता है तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है उसका इमल्सिफिकेशन, यानी इसको अपन इमल्सीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण अपन इसको बोलते हैं। अब इस स्टेप में क्या होता है, वसा के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके बाद उसके अंदर एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, एंजाइम उसके ऊपर फिर वर्क करते हैं। एंजाइम वर्क करने के बाद के अंदर अब देखो वसा है तो ऑब्वियसली वाटर इनसॉल्युबल है, तो वाटर इनसॉल्युबल का अब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होता है? लैक्टियल के द्वारा होता है। ठीक है, लिम्फ वेसल्स के द्वारा होता है, उसके बाद उनका क्या होता है? अवशोषण हो जाता है। देन अगर मान लो इसका अपन को यूज नहीं करना है, ठीक है, तो ये स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? भंडारण किस फॉर्म में होता है? ये एडिपोज टिश्यू के अंदर जाकर ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो आपने ये सब देखा होगा। तो इसके प्रथम चरण अपन को पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट, इमल्सिफिकेशन, यानी इमल्सीकरण इसका फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें वसा के बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है बाइल जूस। कौन करता है? ये बाइल जूस करता है। क्लियर हो गया। देन अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, जीभ यानी अपने टंग के अंदर जो मुक्त रूप से गतिशील पेशी अंग है, बिल्कुल है, तो मुख्य गुहा में फर्श से निम्नलिखित में से किस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है? ठीक है भाई, ध्यान से समझना इस चीज को। जैसे आप जीभ को ऊपर उठा के देखते हो तो बीच में एक पतली सी लेयर दिखती है अपन को, जिसके द्वारा ये नीचे फर्श से जुड़ी रहती है। उस लेयर का नाम पूछा, उस परत का नाम पूछा है, तो उस परत का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है लिंगुअल फ्रेनुलम। क्या होता है उसका? लिंगुअल फ्रेनुलम उसका नाम होता है, और ये मैंने नोट्स में भी मेंशन करवा रखा है। देन ऑप्शन की बात करते हैं, एपिग्लोटिस क्या होता है? जो अपनी ट्रेकिया होता है, तो ट्रेकिया को ढकने के लिए एक ढक्कन जैसी शेप होता है, इसको अपन एपिग्लोटिस बोलते हैं। जैसे अपन भोजन को निगलते हैं तो भोजन ट्रेकिया में इंटर ना हो जाए, इस कंडीशन के अंदर एपिग्लोटिस उसको ढक देता है, तो भोजन कहाँ चला जाता है? फिर फूड पाइप के अंदर आ जाता है। क्लियर है? जब अपन सांस लेते हैं तब एपिग्लोटिस ओपन रहता है, जिससे जो एयर होती है वो ट्रेकिया के अंदर इंटर हो जाए। ओव्यूला की बात करते हैं, तो जब आप अपने माउथ को एकदम से ओपन करोगे, ओपन करने के बाद उसके अंदर आप देखोगे तो लास्ट के अंदर आपको एक बेल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखती है। ठीक है, घंटे के आकार की एक संरचना दिखती है, उसको अपन ओव्यूला बोलते हैं। जब अपन भोजन को निगलते हैं तो ओव्यूला ऊपर होकर नेस्ट्रल चैम्बर को, जो नॉस्ट्रल चैम्बर होते हैं, उनको ढक देता है, तो भोजन ऊपर ना चला जाए, ये काम करता है। देन ऑप्शन की बात करते हैं, फ्यूजिफॉर्म पेपिली जो होता है, ये अपने जीभ के ऊपर उपस्थित होते हैं। ठीक है, बहुत सारे यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 के लगभग पेपिलीज अपने जीभ के ऊपर होते हैं, जिनके अंदर टेस्ट बड होते हैं, जो अपने को टेस्ट का अनुभव कराते हैं। मैंने जब टंग पढ़ाया था तब मैंने सब कुछ बताया था कि सॉल्ट का फील कहाँ से आता है, स्वीट का फील कहाँ से आता है, बीटर का फील कहाँ से आता है, ये सारी बातें मैंने की थी। 4 प्रकार की पेपिलीज होते हैं, फिलीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, फॉलिएट और सर्कमवेलेंट। सारी बातें अपने डिस्कस कर लिया था उसके अंदर, तो आप एक बार नोट जरूर देखना। देन बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है? जो इनएक्टिव फॉर्म होता है उसको एक्टिव फॉर्म के अंदर कौन कन्वर्ट करता है? तो ये बातें कर ली थी अपन ने। ये कहाँ पर होता है? मोस्ट ऑफ ये होता है अपने अग्नाशय रस के अंदर, यानी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर, और उसी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। क्या नाम इसका? एंटेरोकाइनेज। यही एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर ये ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ध्यान से देखना, ये ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के अंदर कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन काम करता है, उसके बाद ट्रिप्सिन क्या काम करता है? प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, सक्कस एंटेरिकस क्या होता है? इसको अपन इंटेस्टिनल जूस भी बोलते हैं, तो ये इसका ही अलग नाम है। और एसिल की बातें अपन ने कर ली थी, जो कि स्टोमक के अंदर रिलीज होता है ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, निम्न में से कौन से घटक पीत रस में पाए जाते हैं? तो इनमें से कौन कौन से पीत रस यानी बाइल जूस के अंदर होता है? ऑप्शन दे रखा है, बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम, या फिर ए और बी दोनों। तो बाइल जूस की बात करते हैं, बाइल जूस के अंदर किसी भी प्रकार का एंजाइम तो होता नहीं है, तो क्या होता है? उसके अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं। कौन कौन से? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है? इसके अंदर बाइल सॉल्ट होते हैं, उसके अंदर साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो याद रखना, बिलीरुबिन भी होता है उसके अंदर और कोलेस्ट्रॉल भी होता है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन हो रहे हैं, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया, जिसमें ए और बी दोनों ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर हो गया? एक चीज याद रखना भैया, इसका जो अमाउंट होता है वो 500 से 700 ml होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है। देखो,
कुछ जो की पॉइंट होते हैं वो आपको माइंड में सेट करने ही पड़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन ईजिली बन सकते हैं। क्लियर है? तो आप उन की पॉइंट्स को माइंड में बार बार जब रिवाइज करोगे तब आप कभी उनको भूल नहीं पाओगे। तो आपको रिवाइज करना है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से पोषक पदार्थ का पाचन अमाशय में नहीं होता। तो अमाशय में कौन से पोषक पदार्थ का पाचन नहीं होता है? देखो, अमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। अरे भैया, होता ही इसी का सर्वाधिक पाचन, तो प्रोटीन का है तो सर्वाधिक पाचन होता है अमाशय के अंदर। ओके, कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन अमाशय के अंदर बिल्कुल नहीं होता है। देखो, 30% स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट ये भैया पॉलीसेकेराइड ही तो है, उसका पाचन माउथ में हो जाता है। बचा हुआ 70% कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। लेकिन फैट का पाचन अमाशय में होता है। आपने एनसीईआरटी में एक लाइन पढ़ा होगा, उसमें दे रखा है कि अमाशय में अल्प मात्रा में लाइपेज एंजाइम स्त्रावित होता है। यही लाइपेज एंजाइम फैट का डाइजेशन करता है। यानी फैट का तो पाचन हो जाता है थोड़ा सा, प्रोटीन का बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम डाइजेशन होता है, बट कार्बोहाइड्रेट का किसी भी प्रकार का पाचन अमाशय के अंदर नहीं होता है। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर आपका अब कंप्लीट हो गया होगा। किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है अभी भी तो एक बार नोट्स को अच्छे से कवर करो, नोट्स को अपने हाथों से लिखो, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हो नीचे कमेंट करके। साथ ही साथ टेलीग्राम लिंक की भी टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, जहां पर मैं आपके लिए क्विज लेके आता हूं, जहां पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।